नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया के 3 बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहली बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त क्या चल रहा है। ट्रंप ने ईरान को लेकर के ताज़ा बयान क्या दिया, ईरान की तरफ से कैसे रिएक्ट किया गया, ये सारा अपडेट आपके सामने होगा। दूसरी बड़ी खबर गाज़ा से है, जहां इजरायली हमले लगातार जारी हैं। जेरेड कुशनर से जो बातचीत हुई है उसमें क्या अपडेट है, वो भी हम आपको बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर, रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही जंग से जुड़ी हुई है। क्या वहाँ किसी तरह की शांति वार्ता आगे बढ़ रही है, क्या बातचीत का कोई नतीजा आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा, या जंग यूं ही चलती रहेगी। इन तीनों सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले बात अमेरिका और ईरान जंग की। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल कोई बातचीत तय नहीं है, जबकि तेहरान ये दावा कर रहा है कि अमेरिका की तरफ से ईरान से बातचीत की बार बार अपील की जा रही है। जो मीडिएटर्स हैं, जो मध्यस्थ हैं, उनके जरिए ईरान के पास बार बार मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं कि बातचीत करें और नेगोशिएट करें और जो डील है उसे फाइनलाइज करें। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो अब भी वही बना हुआ है जो लंबे वक्त से सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है, वो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जेडी वांस ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि अब उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला जो मुद्दा है वो कहीं पीछे छूट गया है, और सबसे बड़ी बात जो है वो अब है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसको खुला रखना दुनिया भर के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए अब सारी बातचीत इसी पर आके टिक गई है। अब आपसे भी सोचिए कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आखिरकार अमेरिका को इस जंग से क्या हासिल हुआ। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो जंग से पहले खुला हुआ था, अटैक किया गया ईरान के ऊपर और ये हॉर्मुज बंद हो गया, और अब ये हॉर्मुज खुल नहीं रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि उनका टोटल कंट्रोल है हॉर्मुज के ऊपर, जबकि ईरान कह रहा है कि इतनी दूर बैठे हैं ट्रंप और वहाँ से ये कह रहे हैं कि ये उनके कंट्रोल में है। इधर से जहाज़ कितने गुजर रहे हैं, वो तमाम जो एजेंसीज़ हैं, मैरीटाइम एजेंसीज़ जो ट्रैक करती हैं डेटा, वो बता रही कि यहाँ से जो जहाज़ गुजरने वाले उनकी तादाद बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। और जो भी जहाज़ यहाँ से निकल पा रहा है वो ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करके ही निकल पा रहा है। इस बीच जो बड़ी बातें कही गई हैं वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ। इस्माइल बकाई हैं, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। उनकी तरफ से कहा गया, जो एक बड़ी खबर यह आई थी कि ईरान पर यूएई ने इल्ज़ाम लगाया कि बैलिस्टिक मिसाइलों से उसके शिप्स को टारगेट करने की कोशिश ईरान ने की है। हालांकि इससे पहले जब भी इस तरह की कोई चीज़ हुई, ईरान ने खुद खुल करके कहा। तो इस आरोप के बाद ईरान की तरफ से इसका जवाब दिया गया। इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान ने ऐसा कोई हमला यूएई पर नहीं किया है, कोई मिसाइल, कोई किसी तरह का ड्रोन अटैक या मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से नहीं की गई है। और इस तरह के बेबुनियाद आरोप जो है वो इस रीजन के अंदर भरोसे को नुकसान पहुंचाते हैं। इस बात को लेकर के काफ़ी गहमा गहमी चल रही थी, लेकिन इस इल्ज़ाम के बाद जब ईरान का जवाब आ गया है तो इस बीच यूएई ने जो है अपने सारे तरह के जो रिश्ते हैं ईरान के साथ वो ख़त्म कर लिए हैं, तोड़ लिए हैं। इससे पहले भी ईरान ने जो सबसे ज़्यादा अटैक है वो यूएई पर ही किया था, जिस बीच जंग चल रही थी। हमने देखा कि उसने यूएई में बहुत ज़्यादा हमले किए, और इसके अलावा जितने भी जो खाड़ी के देश हैं जहाँ जहाँ अमेरिकी बेसेस हैं वहाँ भी निशाना बनाया, लेकिन यहाँ ख़ासतौर से उन कंपनियों को भी टारगेट किया, बहरीन में भी उन कंपनियों को टारगेट किया जो अमेरिकी कंपनीज हैं, जो अमेरिका को डेटा मुहैया करवाती हैं। बाकर गालिबाफ इस बीच बगदाद पहुंच गए हैं। बगदाद में जो कुर्द का जो मामला है उसको लेकर के एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये मीटिंग बताई जा रही है। जो इराकी जो डेलीगेट्स हैं, इराकी काउंटर पार्ट्स हैं, उनके साथ बाकर गालिबाफ की मुलाकात होनी है, और इस रीजन में और स्टेबिलिटी कैसे लाई जा सकती है इसको लेकर के डिस्कशन होना है। अब्बास अरागची ने इस बीच एक बड़ी बात कही जिसे लेकर के ट्रंप तक ये बात जब पहुंचेगी तो जाहिर बात है कि वो भी इससे उनका फ्रस्ट्रेशन इससे और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इतनी लंबी जंग के बाद यूएस के ज़रिए जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा रही थी इस पूरे खाड़ी के तमाम देशों को, उसका जो एक भ्रम फैला था लोगों के बीच, खाड़ी देशों के बीच, वो भ्रम अब दूर हो चुका है। इल्यूज़न लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है अब्बास अरागची ने, जो विदेश मंत्री हैं ईरान के। उन्होंने कहा कि इस लंबी जंग के बाद अब ये साफ़ हो चुका है कि यूएस जो है, अमेरिका जो है, खाड़ी देशों को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकता, सुरक्षा नहीं कर सकता। जब वो अपने बेसिस की सुरक्षा नहीं कर सकता तो खाड़ी देशों की सुरक्षा वो क्या करेगा। और इस बीच एक और बड़ी बात जो कही गई,
अली अब्दुल्लाह की तरफ से, जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं ईरान आर्म्ड फोर्सेस के, उन्होंने खाड़ी देशों को वार्न किया कि वो यूएस मिलिट्री को, यूएस आर्मी को असिस्ट करना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि उनकी हर एक एक्टिविटी पर ईरान की बहुत बारीक नज़र है और ईरान की निगाहों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं रह सकता। ये सारे अपडेट्स जो हैं पिछले 24 घंटे के अंदर हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। गालिबाफ की तरफ से एक और बात जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के कही गई है, उन्होंने एक बार फिर से ये क्लियर कर दिया कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तभी खुलेगा जब ईरान पर लगाए गए सैंक्शंस हटा लिए जाएंगे। जो तमाम पोर्ट्स हैं, उन पोर्ट्स पर जो बैन लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है, वो हटेंगे। जो ईरान का फ्रोजन एसेट्स है उनको फ्री किया जाएगा। उससे पहले ये सारी चीज़ें नहीं, हॉर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खुलने वाला। एक और बड़ी बात इसमें गालिबाफ साहब कह रहे हैं कि जिन फ्रंट्स पर भी जंग चल रही है उसमें एक फ्रंट जो है, जो इजराइल लगातार लेबनान में अटैक कर रहा है और गाज़ा में अटैक कर रहा है, जितने भी फ्रंट हैं सब पर जब तक जंग नहीं रुक जाती तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब नहीं खुलेगा। जबकि ओमान और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने को लेकर के जो एग्रीमेंट है वो लमसम जो है करीब करीब पूरा हो चुका है। बस उसको बहुत जल्द वो दुनिया के सामने आ जाएगा और इसे लेकर के ओमान जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के निशाने पर भी है और यहाँ तक ट्रंप कह गया कि हम बम से आपको तबाह व ताराज कर डालेंगे अगर आपने हमारे और ईरान के बीच जो कुछ चल रहा है उसके बीच में अपनी टांग अड़ाई तो। बहरहाल ये तमाम अपडेट्स हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रंप ने डिनाई किया है कि कोई बातचीत नहीं चल रही है और ईरान लंबे वक्त से कहता रहा है कि अमेरिका से कोई बातचीत का भी फिलहाल कोई सवाल नहीं उठता है। अगर बातचीत होगी भी तो जो MOU पहले साइन हुआ था उसके जितने पॉइंट्स हैं उस पर अमेरिका अगर अमल करता हुआ हमें दिखाई देगा उसके बाद ही कोई बातचीत होगी। अब देखिए ईरान की जो IRGC है उसने संकेत दिया है कि हॉर्मुज़ खोलने का जो फैसला है वो ओमान के साथ बातचीत पर ही अब निर्भर करेगा और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किसी एक्सपोज के जरिए या फिर मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए ये रास्ता नहीं खुल सकता, ये अमेरिका जान चुका है, खाड़ी के देश भी इसको जान चुके हैं। लेकिन बार बार तमाम देशों को इसके बंद होने का एक बहुत बड़ा नुकसान जो जापान को हो रहा है उसकी इस वक्त बहुत चर्चा हो रही है और जापान अमेरिका का एक मजबूत अलाई है और वहाँ जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, वहाँ जिस तरीके से इकोनॉमी को नुकसान पहुँच रहा है, उसे लेकर के अमेरिका पर भी इस बात का दबाव है कि जल्द से जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाए और बातचीत के जरिए खोला जाए। मिलिटरी तो ये खुल नहीं पाया, जितने हमले अमेरिका को करने थे वो इन तमाम जो कोस्टल एरियाज़ हैं, यहाँ पर केशम आइलैंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है ईरान का, वहाँ पर बंदर अब्बास, चाबहार, इन तमाम सारी जगहों पर अमेरिका लगातार बमबारी करता रहा और उसके नतीजे अब तक सिफर हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इन बमबारी का कोई ख़ास फ़ायदा अमेरिका को नहीं मिला है, बल्कि जो नुकसान हुआ है यानी इन तमाम खाड़ी देशों में, UAE में, कतर में, बहरीन में, कुवैत में, इराक़ में, इसके अलावा जॉर्डन में, इन तमाम देशों में, सऊदी अरब में, इन तमाम देशों में जो रडार सिस्टम था अमेरिका का वो जलाकर ईरान ने खाक कर दिया है, तमाम बेसिस को तबाह कर दिया। उनको रीबिल्ड करने में अमेरिका को बहुत लंबा वक्त लगेगा। अब देखिए ये तमाम इस पूरे रीजन में अनिश्चितता है, इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप ने मैनिपुलेशन के जरिए कीमतों को बहुत आगे नहीं जाने दिया है। जो रिजर्व ऑयल है उसको रिलीज करके काफ़ी हद तक कीमतों पर काबू करके रखा है, लेकिन फिर भी तकरीबन $92 पर बैरल तक कीमतें जा चुकी हैं और अभी तक कोई उम्मीद ऐसी नहीं दिखाई दे रही जिससे ये कहा जा सके कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जल्द खुल जाएगा। युद्ध ख़त्म हुआ है ये भी नहीं कहा जा सकता। सीज़ फायर की जो बात अमेरिका की तरफ से कही जा रही है, ईरान उस पर साफ कह रहा है कि कोई सीज़ फायर की ज़रूरत नहीं है। अगर सीज़ फायर करना है तो जंग बंदी करिए और सारे फ्रंट पर करिए। मतलब सिर्फ ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच जंग बंद नहीं होगी, बल्कि इजराइल का लेबनान पर हमला बंद होगा, इजराइल का गाज़ा और वेस्ट बैंक पर हमला बंद होगा, तभी ईरान और अमेरिका के बीच अब कोई डील हो पाएगी। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को किस शर्त पर, किसके नियंत्रण में खोला जाएगा, इसको लेकर के अमेरिका और ईरान के अपने अपने दावे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जाहिर है कि ये ईरान के कंट्रोल में है और ओमान के साथ उसकी बातचीत बिल्कुल आखिरी दौर में है और बहुत जल्द ये खुल सकता है अगर उसके खिलाफ जो सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से लगाए गए हैं वो उठा लिए जाते हैं। तो अब दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं।
गाज़ा में ट्रंप की जो योजना है उस पर नेतन्याहू जो है वो लगातार उनका उसमें विरोध हमने देखा है। और गाज़ा को लेकर के जो नई शांति योजना है उस पर अब इजराइल और हमास दोनों किसी हद तक, काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि एक पॉइंट पर आकर के सहमत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेरेड कुशनर अभी मिस्र में थे, उनकी मुलाकात हमास के चीफ से भी हुई और उन्होंने मुलाकात नेतन्याहू से भी की है। और अभी तक कोई नतीजा कुन बात नहीं हुई है, मतलब ये कि किसी नतीजे पर पहुंच गए हों जेरेड कुशनर के बाद, मुलाकात के बाद, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस बीच कई हमले इजरायली एयरफोर्स की तरफ से गाज़ा में किए गए हैं। हमास की तरफ से कहा गया कि अमेरिका गाज़ा समझौते के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उसको नतीजे तक पहुंचाने में वो भी अभी तक तो नाकाम है। हमास के हथियार छोड़ने और जो डिसआर्म करने की हमास को बात है, इजराइल इस मांग पर अपने अड़ा हुआ है कि जब तक उसे डिसआर्म पूरी तरह से नहीं कर दिया जाता, उसके टनल का पूरा जो सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया जाता, तब तक वो गाज़ा से पीछे नहीं हटेगा। गाज़ा में सैन्य कार्रवाई पूरी तरह से बंद अभी नहीं हुई है। मैंने आपको बताया शुरू में कि अभी भी कई हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं, जिसमें कई फ़लस्तीनियों की जानें गई हैं, एक बच्चे की जान गई है और तकरीबन 20 से 22 लोग बुरी तरह से ज़ख्मी हुए हैं। 18 अगस्त को गाज़ा में इजरायली हमले में कम से कम 6 फ़लस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। और अब जाहिर है कि इसका मतलब ये है कि एक तरफ डिप्लोमेटिक बातचीत हो रही है, कूटनीतिक बातचीत हो रही है, और साथ साथ जो आर्मी ऑपरेशंस हैं वो भी लगातार चल रहे हैं और सेटलर्स भी लगातार फ़लस्तीन के जो इलाके हैं उनमें हमले कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप कंक्लूड इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि गाज़ा में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल युद्ध विराम से ज़्यादा ये है कि अब हमास कैसे डिसआर्म होगा। हमले लगातार इजराइल कर रहा है और सबसे बड़ी बात ये हो रही कि हमास को डिसआर्म करना है और तभी इजराइल की सेना की वापसी वहाँ से होगी। और इसके अलावा एक और बात जो है वो है बंधकों की रिहाई। इस पर अमेरिका और दोनों पक्षों को किसी समझौते पर लाने की कोशिश कर रहा है और इसमें जेरेड कुशनर इस वक्त एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन ये कब तक कोई नतीजा निकलेगा ये भी अभी कहना मुश्किल है। हम अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अगली बड़ी खबर रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध में पिछले 24 घंटों में ड्रोन हमलों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। यूक्रेन ने रूस के अंदर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया कि 800 ड्रोन तक हमले की बात कही जा रही है। 800 ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने रूस के अंदर ये हमले किए हैं। रूस के मॉस्को और दूसरे इलाकों में ये हमले देखे गए हैं। मॉस्को के पास एक बड़े लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस सेंटर में आग लगने की खबर आई। अच्छा, इससे पहले भी मैंने आपको कई बार ये बताया कि यूक्रेन जो है रशिया के अंदर वेयर हाउसेस को निशाना बना रहा है और इसकी वजह क्या है? कोशिश ये है कि लोगों के बीच एक अनरेस्ट पैदा किया जाए। वो लोग जिन्होंने ऑर्डर्स कर रखे हैं, जिनकी होम डिलीवरी होनी है, वेयर हाउसेस में उनका सामान रखा है और वहाँ से वो डिलीवरी बॉय के ज़रिए उनके घरों तक पहुँचना है, और वो सामान अगर वेयर हाउस में रखे रखे उसे तबाह कर दिया जाए तो लोगों का इंतज़ार बढ़ेगा और जब माल नहीं पहुँचेगा, डिलीवरी नहीं होगी प्रोडक्ट की, तो उनकी कंपनी से बातचीत होगी और नाराज़गी जो है ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सरकार तक पहुँचेगी। और कोशिश इसमें एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये है यूक्रेन की। बहरहाल रूस ने भी जवाब में यूक्रेन पर मिसाइलें दागी हैं, ड्रोन से हमले किए हैं। खार्किव के इलाके में 18 अगस्त को रूस की तरफ से मिसाइल हमलों में कम से कम 10 लोगों के मौत की खबर है। 18 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। रूस की तरफ से कहा गया कि पश्चिमी देशों की मदद के जरिए यूक्रेन जो है रूसी इलाकों में हमले कर रहा है और इसका खामियाजा आने वाले वक्त में पश्चिमी देशों को भुगतना पड़ेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने रूस की चेतावनी के बावजूद कहा है कि यूक्रेन के लिए उनका 100% जो समर्थन है वो जारी रहेगा। कुल मिलाकर के आप इसे भी कुछ इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि शांति वार्ता की कोशिशों के बावजूद ज़मीन पर शांति वार्ता का कोई नतीजा अभी नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं और हमले तेज हो रहे हैं। जो पिछला हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया उसमें कहा गया कि 800 ड्रोन जो है यूक्रेन की तरफ से भेजा गया, जिसमें से काफ़ी ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा रूस की तरफ से किया गया, लेकिन रूस ने जो हमला खार्किव में किया है उसमें 8 लोगों की जानें गई और काफ़ी लोग इस हमले में ज़ख्मी हुए हैं और ये हमले लगातार दोनों देशों की तरफ से जारी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।